आज हम आपको उपपद विभक्ति पढ़ाएंगे। अब देखिए उपपद विभक्ति देखिए क्या होती है। पदम आश्रित या विभक्ति ही सा उपपद विभक्ति। अर्थात जो विभक्ति पद अर्थात शब्द के आश्रित होती है वह उपपद विभक्ति कही जाती है। वाक्य में कारक चिन्ह के अनुसार, अब पहले आप लोगों ने कारक चिन्ह पढ़े थे। वाक्य में कारक चिन्ह के अनुसार जहां जो विभक्ति आनी चाहिए वह ना आकर किसी विशेष शब्द के कारण जब कोई अन्य विभक्ति लगती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। जो विभक्ति पद अर्थात शब्द के आश्रित होती है वह उपपद विभक्ति कही जाती है। वाक्य में कारक चिन्ह के अनुसार जहां जो विभक्ति आनी चाहिए वह ना आकर किसी विशेष शब्द के कारण जब कोई अन्य विभक्ति लगती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अब जैसे देखिए यथा विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। अर्थात विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं या विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं। चारों ओर और चारों तरफ दोनों ही परितः का मीनिंग होता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ जब हम हिंदी बोल रहे हैं विद्यालय के, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह जो है के, ये के जो है विभक्ति चिन्ह के आधार पर यहाँ विद्यालय में क्या षष्ठी आनी चाहिए। संबंध कारक का के की, विद्यालय में षष्ठी आनी चाहिए। लेकिन क्या है, परितः शब्द के कारण यहाँ द्वितीया का प्रयोग हुआ। किसमें द्वितीया का प्रयोग हुआ है? विद्यालय में द्वितीया का प्रयोग हुआ है, विद्यालयम। ठीक है, फिर से देख लीजिए। जैसे हम बता रहे हैं कि क्या है, यहाँ विद्यालय में पढ़ता है वृक्षा सन्ति, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह जो है क्या है, विद्यालय के आधार पर यहाँ विद्यालय में क्या आनी चाहिए, षष्ठी आनी चाहिए। षष्ठी क्या है, संबंध कारक का के की। ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ परितः शब्द आ रहा है, इसकी वजह से हमने विद्यालय में द्वितीया का प्रयोग किया है। अब एक और है, जब देखिए विशेष बात यह है, कर्ता कारक के रूप में हम उपपद विभक्ति का प्रयोग नहीं करते, यानी कर्ता कारक के रूप में उपपद विभक्ति नहीं होती है। द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्म कारक। किन किन शब्दों के योग में हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं वो शब्द देखिए। परितः, उभयतः, अभितः, समया, निक्सा, प्रति, धिक्, विना पदों के योग में हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए द्वितीया विभक्ति के ज्ञान के लिए हमने 3 शब्द लिए हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द लिए हैं। अब उनके रूप कैसे द्वितीया विभक्ति में चलते हैं वो देखिए। जैसे ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द, कौन सा, बाल शब्द है। अब इसका एक वचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। अब द्वितीया विभक्ति में इसके रूप कैसे चल रहे हैं, बालम, बालौ, बालान। अब इसी तरह से देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है बालिका। द्वितीय विभक्ति में इसके रूप कैसे चल रहे हैं, बालिकाम, बालिके, बालिकाः। अब जो बचा अकारांत नपुंसकलिंग शब्द लिया है पुष्प, इसके द्वितीय विभक्ति में कैसे रूप चल रहे हैं, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। ठीक है, अभी जो शब्द यहाँ पर आए हैं परितः, उभयतः, अभितः, समया, निक्सा, प्रति, धिक्, विना, इन सब के हम आपको वाक्य बना करके बताएंगे ताकि आपको प्रयोग में आसानी हो।
परितः, परितः मतलब चारों ओर। अब देखिए पहला वाक्य देखिए इसका, गृहं परितः वृक्षः सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। अब यहाँ क्या है, गृहम में वैसे देख रहे हैं तो घर के षष्ठी लगी हुई है यहाँ पर, लेकिन हम परितः की वजह से हमने यहाँ पर द्वितीया का प्रयोग किया है। इसके रूप कैसे चलते हैं, गृहम गृहे गृहाणि, द्वितीया में भी वैसे ही गृहम गृहे गृहाणि। नेक्स्ट देखिए, उद्यानम परितः पादपः सन्ति, उद्यान के चारों ओर पौधे हैं। यहाँ पर भी हमने परितः की वजह से उद्यानम में हमने द्वितीया का प्रयोग किया है। उद्यान भी आपका नपुंसकलिंग शब्द है, उद्यानम उद्याने उद्यानानि। ठीक है, आगे देखिए, अध्यापिकां परितः छात्रा तिष्ठन्ति, अध्यापिका के चारों ओर छात्र बैठे हैं। स्था खड़े होने के अर्थ में भी आती है, ठहरने के अर्थ में भी आती है। अध्यापिकाम, बालिका की तरह रूप चलेंगे, जैसे है बालिका बालिके बालिका, ठीक है। ऐसे अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिका, द्वितीया में बालिकाम बालिके बालिका, तो अध्यापिकाम अध्यापिके अध्यापिका, तो हमने यहाँ पे द्वितीय लगाई अध्यापिकाम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पुष्पम परितः भ्रमरः सन्ति, पुष्प के यानी फूल के चारों ओर भौरे हैं। अब पुष्प भी आपका नपुंसकलिंग शब्द रूप चलते हैं, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, द्वितीया में भी वैसे ही चलते हैं, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो यहाँ पर भी हमने द्वितीया का प्रयोग किया है पुष्पम में। अब नेक्स्ट देखिए, उभयता। उभयता का क्या मीनिंग है, उभयता का अर्थ है आपका दोनों ओर। देखिए, वनम उभयतः पर्वतः सन्ति, वन के दोनों ओर पर्वत हैं या पहाड़ हैं। अब वन भी आपका नपुंसकलिंग शब्द है, वनम वने वनानि, यहाँ पर भी हमने द्वितीया लगा ली है, वैसे तो षष्ठी लग रही है लेकिन हम उभयता की वजह से हमने इसमें द्वितीया का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, मार्गम उभयतः जनः सन्ति, मार्ग के दोनों ओर लोग हैं। अब यहाँ पर भी हमने मार्ग में द्वितीया का प्रयोग किया है उभयता की वजह से। इसी तरह से विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पर भी उभयता के कारण विद्यालय में द्वितीया का प्रयोग हुआ है। नदीम उभयतः हंसः सन्ति, नदी के दोनों ओर हंस हैं। यहाँ नदी स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग है, नदीम द्वितीया लगी यहाँ पे, नदी के दोनों ओर हंस हैं। अब देखिए नेक्स्ट है अवितः। अवितः का मतलब है चारों तरफ या चारों ओर। ग्रामम अवितः वनम अस्ति, गांव के चारों तरफ वन है। अब यहाँ पर अवितः की वजह से ग्रामम में द्वितीया का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से है वनम अभितः नदी वहती, वन के चारों तरफ नदी बहती है। इसी तरह से है नृपम अभितः सेवकः सन्ति, राजा के चारों तरफ सेवक हैं। अब नृप क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें भी हमने द्वितीया का प्रयोग किया है। किसकी वजह से किया है, अविता की वजह से। अब देखिए, लंकाम अवितः समुद्रः अस्ति, लंका के चारों तरफ समुद्र है। लंका क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब आगे देखिए, निक्सा और समया दोनों का अर्थ क्या होता है, समीप। समीप के अर्थ में निक्सा और समया का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहला इसका, विद्यालयम निक्सा उद्यानम अस्ति, विद्यालय के समीप उद्यान है। महिला निक्सा बालकः क्रीडति, महिला के पास
या महिला के समीप बालक खेलता है या खेल रहा है। महिला भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है नगरम समया नदी वहती। नगर के समीप नदी बहती है। नगर क्या है? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। नगरम नगरे नगराणी। नेक्स्ट देखिए, गृहम समया देवालयः अस्ति। घर के पास या घर के समीप देवालय है या मंदिर है। गृहम भी आपका अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। गृहम, गृहे, गृहाणी। तो हमने इसमें समया की वजह से द्वितीय का प्रयोग किया है। देखिए, प्रति। प्रति का अर्थ क्या है? की ओर। इसका प्रथम वाक्य क्या है? छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति। छात्र विद्यालय की ओर जाता है। यहाँ प्रति की वजह से विद्यालय में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। विद्यालय क्या है? विद्यालय पुल्लिंग शब्द है। अगला देखिए, रामः गृहं प्रति गच्छति। राम घर की ओर जाता है। यहाँ पर भी प्रति की वजह से गृहम में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, निर्धनम प्रति दयाम कुरु। निर्धन के प्रति दया करो, यानी गरीब के प्रति दया करो। यहाँ भी प्रति की वजह से निर्धन में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, त्वम नगरम प्रति गच्छ। तुम नगर की ओर जाओ। यहाँ पर भी प्रति की वजह से नगरम में द्वितीय लगी है। हमने भी पहले ही बताया था, नगर जो है नपुंसकलिंग शब्द है। नगरम, नगरे, नगराणी, इस तरह से रूप चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, धिक। धिक का क्या अर्थ है? धिक्कार, धिक्कार है। धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है। मूर्ख में द्वितीय लगी हुई है। धिक दुष्टम, दुष्ट को धिक्कार है। धिक चौरम, चोर को धिक्कार है। धिक असुरम, असुर को धिक्कार है या राक्षस को धिक्कार है। अब अगली देखिए, विना। विना का मतलब होता है बगैर। इसका प्रथम वाक्य क्या है? ज्ञानम विना जीवनम वृथा। ज्ञानम विना, ज्ञान के बगैर जीवन व्यर्थ है या बेकार है। वृथा आपका अव्यय पद है, ठीक है। यहाँ हमने ज्ञानम में विना के कारण द्वितीय लगाई है। इसी तरह से है, विद्याम बिना नरः न शोभते। विद्या के बिना मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। यहाँ पर भी बिना की वजह से विद्या में द्वितीय लगी है। विद्या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। धनम विना न सुखम। धन के बगैर सुख नहीं है। धन भी आपका नपुंसकलिंग शब्द है। धनम, धने, धनानी। यहाँ पर भी विना के कारण हमने धन में द्वितीय का प्रयोग किया है। बाल कहा, मातरम बिना न गच्छति। बालक माता के बिना नहीं जाता है। यहाँ पर बिना की वजह से हमने माता में द्वितीय का प्रयोग किया है। माता जो है मातृ शब्द है, ऋकारांत शब्द है। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। द्वितीय में क्या आ जाएगा? मातरम। अब देखिए, जो विशेष है इसका, यहाँ पर भी बिना में द्वितीय लगा रहे हैं, लेकिन बिना के योग में जो है, बिना शब्द के योग में तृतीया तथा पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है, जो कि हम आपको भी आगे बताएंगे। अब देखिए आगे, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य में भी द्वितीय का प्रयोग होता है। पहला देखिए, गम, पट, चल, जी, त्रि, भज, खाद आदि धातुओं से बनी क्रियाओं के योग में कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है।
यथा क्या है? रमा गृहम गच्छति, रमा घर जाती है, घर जाने का कार्य हो रहा है यानी कर्म हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है? द्विकर्मक धातुएं। संस्कृत में 16 ऐसी धातुएं हैं जिनके साथ दो दो कर्मों का प्रयोग होता है, जिनमें एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। गौण मतलब जो अप्रधान नहीं है, जो मुख्य नहीं है, अतः इन्हें द्विकर्मक धातुएं कहते हैं। अब 16 धातुएं कौन कौन सी हैं जो द्विकर्मक हैं? दुहु, याच, पच, दंड, रुध, पृच्छ, चि, ब्रू, शास, जि, मत, मुस, नी, री, कृस और वह। अब यथा देखिए इसमें, निर्धना धनिकम धनम याचते। निर्धन धनी से धन की याचना करता है। यहाँ पर दो कर्म है, धनिकम और धनम, दोनों में ही द्वितीया लगी है। इसी तरह से रमा अजाम ग्रामम नेति, रमा बकरी को गांव ले जाती है। यहाँ पर भी अजाम और ग्रामम दो कर्म है और नी धातु की वजह से दोनों में द्वितीया का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखिए, अधिक प्लस शी अर्थात सोना, अधि प्लस स्था बैठना, अधि प्लस आस ये भी बैठना, उप प्लस वस रहना, अनु प्लस वस ये भी रहना, इनके योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे क्या है? नृपः सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। सिंहासन पर वहां दिखा रहा अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति, लेकिन अधि प्लस स्तः रूप चलते ना, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तो उसकी वजह से यहाँ पर द्वितीया का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, अंतरा बीच में, अंतरे बिना, अधोअधा नीचे, अनु पीछे आदि शब्दों के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा रामम लक्ष्मणम चा अंतरा सीता शोभते, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता सुशोभित होती हैं। यह आपकी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग था।